नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए धीरेन्द्र पुंदी सर फ्रॉम न्यूज पॉइंट, यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र पुंदी न्यूज पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। आज वोटिंग गिर चुकी है और कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। मैं बोलूंगी कि अगर ट्रेजरी ऑफ महाराष्ट्र कहा जाए तो वो इसी इलेक्शन से जुड़ी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से राज ठाकरे ने अचानक से, राज ठाकरे पे हमने पहले भी बात की सर, राज ठाकरे इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वो बंदा ऐसा है कि 6 महीने सो जाता है, फिर वापस उठकर आता है, फिर याद आ जाता है कि अरे थोड़ा पॉलिटिक्स भी खेलना है, क्योंकि घर की रोजी रोटी वहीं से चलनी है। बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है सर। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 जगह पर हुआ है। नगर निगमों मतदान की प्रक्रिया चली, पूरा तमाम चीजें हुई। अब सबको इंतजार कल का है, लेकिन कल का इंतजार उन लोगों को है जिनको जीतना है या जो हारेंगे। उनको कतई इंतजार नहीं। जिनको सिर्फ बयानबाजी करनी थी, उनमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं। वो इस पूरी लड़ाई से बाहर है। उनके अंदर दरअसल वो एक इस तरह का अध्याय है कि अक्सर हम लोग देखते थे। एक फिल्म आई थी सत्याराम गोपाल वर्मा की, मुझे वो शॉट आज भी याद है, जिसमें वो कहता है ए मुंबई का किंग कौन, वो शर्ट खोल के ऐसे कहता है, फिर खुद को कहता है भीकू महात्रे, जब वो गुरुस्वामी का मर्डर कर देता, गुरुप्रकाश या कुछ इस तरह से नाम था। फिल्में मैं कम देखता हूँ, बट वो मुझे याद है कि मुंबई का किंग कौन, ये बात कम से कम 90 के दशक से तो इसका एक ही जवाब होता था। मुंबई का किंग कौन? कहने ठाकरे। ठाकरे सब, चाहे दाऊद आए हो, कोई आया हो, लेकिन मुंबई का किंग तो ठाकरे ही रहा। आज की डेट में मुंबई का किंग कौन नहीं है, ये आज हम लोग बात कर सकते हैं कि ठाकरे नहीं है। बाकी कोई भी हो सकता है, कल होंगे बीजेपी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं। अगर आप बीएमसी देखोगी, इस महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने बाकायदा स्ट्रेटेजिकली उनको आगे बढ़ाया है, क्योंकि जो एक लड़ाई थी, शिवसेना अपना क्लेम खत्म कर चुकी है, बीएमसी से भी और शिवसेना के वोटर्स से भी। सबसे बड़ी बात यह, उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की राजनीति को तिलांजलि दे दी। उनके पिता ने, और चूंकि राज ठाकरे का तो बड़ा गजब वो दिखा, मतलब आदमी को, उनको ये माना जाता था ये बाल ठाकरे की राजनीति करते हैं, ये करते हैं। राज ठाकरे ने भी बदले हैं, ऐसा नहीं कि वो बाल ठाकरे ने भी बदला है पॉलिटिकल, ऐसा नहीं कि वो नहीं बदलते थे, खूब बदला है। कांग्रेस से उन्होंने इमरजेंसी में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, फिर बाद में अपने एमएलसी भेजे, 2 एमएलसी उन्होंने कांग्रेस के उससे ही भेजे थे, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं ना विधायक को, तो वो बार्गेनिंग करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को एक्सपेंड करते रहे। जो अब राज ठाकरे ने उनकी उस पूरी राजनीति को और पलट के मारा। ये समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे थे जब उन्होंने अन्नामलाई पर हमला किया। ये तो सबसे वल्गर कमेंट सुना था, लुंगी में पुंगी। आई मीन, हाउ कुड यू इवन से दैट? मतलब पॉलिटिशियन हुआ, कोई राह चलते गुंडे और मवाली थोड़ी ना है। नहीं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि यही पहला नारा था पहला नारा हाँ, शिवसेना का। स्टार्टिंग में ये भी। पहला 1968 में, जब 66 में ये जब पार्टी बनी थी, उससे पहले कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे ने यही नारा दिया था कि उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी। इस नारे के साथ ही उनकी इस, माफ कीजिएगा एक मिनट, माफ कीजिएगा, वो थोड़ा सा लाइट। जी। तो ये जो नारा था, इस नारे के साथ उनका कैरियर शुरू हुआ था, शिवसेना का कैरियर शुरू हुआ था, और अब उसको लोग भूल चुके थे, किसी को याद नहीं था। भाई, किसी को यह याद नहीं था कि शिवसेना ने अपना कैरियर इस तरह से साउथ इंडियन के खिलाफ शुरू किया था। शिवसेना से अगर कोई डर रहा था या शिवसेना जिस पर हमलावर हो रही थी, तो वो कौन थे? वो नॉर्थ इंडियन के, वो नॉर्थ इंडियन बेचारे, बिहार के, यूपी के लोग, जिनको ये लगता है पूरा हिंदुस्तान उन्हीं के राज्य की तरह है, जहां कोई भी, खासतौर से उत्तर प्रदेश उस मामले में बहुत ही लिबरल है। आप देखेंगे वहां कोई किसी, आज तक किसी को बाहरी कह के नहीं कहा गया होगा। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात उत्तर प्रदेश की यही है। तो आप उनको पीट रहे थे, आप उनको गुंडों की तरह आप पीट रहे थे, उससे आपकी राजनीति चमक रही थी। वहां कुछ महाराष्ट्र लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो आपको वोट दे रहे थे। लेकिन अब आपने उनको भी याद दिला दिया जिनको भूल गए थे, जो
क्योंकि 68 में जो बड़े रहे होंगे वो अपने बेचारे ऊपर चले गए होंगे। अब उनके बच्चों को, चूंकि आप तब तक नॉर्थ इंडियन को पीटने पाटने में लग गए, तो आप उनको भूल गए थे। लेकिन आपने अन्ना मलाई के न केवल एक आदमी, बल्कि ये भी है उनके बेटे को लेकर इस तरह के मीम्स। मैं हैरान होता हूं कि इनके जो समझाने वाले लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं, वो कौन सा डाटा चेक करते हैं, वो इनको क्या पढ़ाते हैं। चूंकि जिसको छोटा पेंगुइन कहते हैं आदित्य ठाकरे को, तो वो जो जिस तरह से वो आरोप लगाने की उसमें मूड में थे, तो लोगों ने कहा कि बायोडाटा तो चेक कर लो अपना और जिस आदमी पे आरोप लगा रहे हो। लेकिन मैं उसको भी छोड़ देता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो आप राजनीति में बहुत अच्छे होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे राजनेता ऐसे रहे हैं जिनकी समग्र दृष्टि बहुत अच्छी रही, भले ही उनके पास एजुकेशन नहीं थी। लेकिन आज का दौर दूसरा है, आज आपको एजुकेशन जरूर होना चाहिए। चलिए, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। आपने नॉर्थ इंडियन को पहले पीटने की घोषणा कर रखी, पीटा है, सबको मारा है, क्षेत्रों में मारा है। फिर उसके बाद आपने देखेंगे, फिर आपने अब साउथ इंडियन को भी। अब आप ले दे के 40 से 50% वोट बैंक के इर्द गिर्द सिमट गए थे, जो मराठी वोट बैंक है। मराठी वोट बैंक में कौन लोग हैं? मराठी वोट बैंक में शरद पवार भी मराठा है साहब, वो भी कहते हैं। इधर साहब ये भी विलास साहब देशमुख भी, पृथ्वीराज चौहान भी, ये भी सब मराठा है साहब। आप ही अकेले मराठा तो है नहीं। और फिर शिंदे ने तो साबित कर दिया कि मैं मराठा हूं, तुमसे बड़ा मराठा है। हाँ, तो इसीलिए उन वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि आज जब वो वोट डालने पे स्याही मिट जाएगी या आसानी से मिट जाएगी, इस पर सवाल उठने लगे जो वो उन्होंने, तो लगने लगा कि भाई अब इनको कल तक का भी इंतजार नहीं है, क्योंकि ये कल हारेंगे। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने आज ही कर दी। पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख के रख ली है कि भाई हम अभी तो देखिए, रिजल्ट तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है एक और सर पत्रकार इस के। बार आपको एक चीज बड़ा बड़ा डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि मराठी मानुष ये वाला अब इस बार नहीं है, ग्राउंड पे मुद्दा ही नहीं है इस बार। ये कितना भी दरअसल रेकअप करने की कोशिश करें। वो मुद्दा तो तभी खत्म हो गया था जब विधानसभा चुनाव में लोगों ने पूरी ताकत के साथ वोट किया, महायुति को दिया। जो दरअसल मराठा में, आप वहां की राजनीति को समझिए, ये खेल बड़े लंबे समय तक रखा। जो महाराष्ट्र के ही ब्राह्मण्स हैं उनके खिलाफ, जो शिवाजी महाराज के नाम पर जिन लोगों ने यहाँ मराठाओं ने जो वो जो वो किया, उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश की तमाम महाराष्ट्र को, ये हमेशा से पेशवाई का आधार लेके हमेशा से उनका विरोध करते हैं। और मैं चूंकि बहुत सारे लोग इस सोसाइटी को नहीं जानते, उनको और ज्यादा गहराई से देखेंगे तो सीधे तौर पर दिखता है कि वो पूरा लगातार देवेंद्र फडणवीस हो या फिर नितिन गडकरी हो या इन तमाम लोगों को, उनका एक ही वो रहता था लॉजिक, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस की वजह से, कि ये ब्राह्मण्स है, ये मराठा नहीं। वो इस तरह के बयानों के साथ अगर आप देखेंगे तो उसका जवाब जनता ने खुद दिया और इनको किसी हाल का नहीं छोड़ा। मतलब इनमें से कोई भी पार्टी विपक्ष का दर्जा, नेता प्रतिपक्ष का क्लेम करने लायक नहीं छोड़ी जनता ने। तो वो उसी समय ये फैसला हो चुका था कि अब इनका कोई क्लेम नहीं। तो उसके बाद इन्होंने घिसा पिटा वो फॉर्मूला अपनाया और उसके बाद ये शुरू हो गए। जैसे आपको याद है ना, आशिकी आई थी एक पिक्चर, बहुत छोटे थे, मतलब हम लोग यंग, मैं था यंग, आप तो खैर छोटी रही होंगी। हाँ, सर आप अभी भी आएंगे। हाँ, तो वो उस समय वो याद होगा। मतलब पिक्चरें मैं नहीं देखता हूं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिक्चर मैंने बहुत ही रेयर देखी है। लेकिन मुझे याद है कि उस समय ऐसा कोई भी बच्चा हमारे साथ में नहीं था खेलने वाला जो उसको देखने ना गया हो। और उसके बाद क्या हुआ, उस जैसी कम से कम 570 फिल्में आ गई। वो हीरो भी वापस बना, वो हीरोइन भी अनु अग्रवाल, और हीरो कोई रोहित शायद हुआ करता था। वो लोग उसके बाद वो भी गायब हो गए। उनकी फिल्में आई, पिट गई, क्योंकि उनको लग रहा था यही फॉर्मूला चलता रहेगा चलता रहेगा। ये राज ठाकरे जितना चूंकि मैनरिज्म को कवर करते करते अपने चाचा का, उसको लगता था कि वो बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखता है, और फिर उसके बाद जमीन से कट ही गया। उसके पास कुछ गुंडे हैं जो उत्तर भारतीयों पर हमला करने के लिए मशहूर है। अगर वो मस्जिदों पर करता है तो उसकी तरफ शोर मचाने लगते हैं। जो भी है, उनको इससे मतलब नहीं है क्या लॉजिकली बात कर रहा नहीं कर रहा। कल को कोई भी जाएगा पत्रकार हिंदी का, उसकी पिटाई कर देंगे, कुछ भी कर सकते हो। तो वो कुछ गुंडों के दम पे करती हुई राजनीति का ये आखिरी वो है जिसको ये यकीन है कि वो आज भी वही स्टार है। जैसे देवानंद को ये लगे कभी भी कि उसने ज्वेल थीप, काला बाजार हिट हुई थी, है ना, तो अब भी बनेगी, है ना। वो इसके बाद उन्होंने, देवानंद इतनी फिल्में बनाई उन्होंने, उसके बाद तो चली नहीं उनकी, क्योंकि वक्त चला गया साहब।
आप जब काला कोट पहन के या उसको कहें कि आपकी कहानियां छपती थी, ऐसा कभी हुआ नहीं रिकॉर्ड में तो कि साहब लड़कियां गिर जाया करती थी और उनके ऊपर बैन लग गए थे। तो ये अब तक उनको, मुझे लगता है कि राज ठाकरे साहब को ये है कि उनके चलने भर से पूरे महाराष्ट्र में एकदम वोट ऐसे गिर जाता है। साहब वो चले गए, आप भी चले गए, चाचा मतलब भी वो अभी चले गए। भी अपनी अपनी वो पुरानी स्वप्न लोक की दुनिया में टहल रहे हैं अभी भी। ही इज अवे फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। बट एक चीज में बड़ी अचंभित नहीं हूँ खैर, बट किस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपनी आइडियोलॉजी ही पूरी बदल दी। एक होता है बदलाव कि ठीक है आप थोड़ा अकोमोडेट करते हैं, एक होता है आप पूरा 180 डिग्री टर्न मार लेते हैं। सर ये तो पूरे, कहाँ एक तरफ पहले मुस्लिम्स के पीछे पड़े रहते हैं, अब कहाँ उन्हीं के पैर धोकर पी रहे हैं। दरअसल मैं यही आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने इतनी बार राजनीति बदली, माफ करना मैं बातचीत को आधा रह गया था। जब अगर हम बाल ठाकरे को देख रहे हैं, अब इनको देख रहे हैं, हमने दोनों चीजें अंतर नहीं की। आपने देखा बाल ठाकरे ने यहां से शुरू किया, कहां से शुरू किया, साउथ इंडियंस को पीटना, उनको भगाना, क्योंकि उस वक्त वो दौर था। और उस समय वर्दा यानी वरदराजन मुदलियार जो पहला डॉन कहा जाता है, जिसपे फिल्म भी बनी थी, बाद में विनोद खन्ना ने उस फिल्म का वो किया था, उसका किरदार भी नहीं आया था वर्दा, और उसको वाईसी पवार एक बिल्कुल मराठी एसीपी ने भगाया था, ये कहा जाता है। तो वो एक बड़ी कहानियां हैं, मुंबई में कहानियों में रहने का शौक भी है लोगों को। तो उसके बाद आप देखेंगे बाल ठाकरे अपनी राजनीति को एक्सपेंड करते हैं, वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। मतलब आपने एक छोटे से टिपिकल, उसके बाद अपने आप को 90s के बाद, 92 के बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया और साउथ इंडियंस के खिलाफ एक नारेबाजी करने वाले या उनके खिलाफ हमला करने वाले एक पॉलिटिशियन से अपने आप को एक बहुत विराट मास बेस वाली बहुसंख्यक आबादी के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए एक पॉलिटिकल मूव किया और उसका उनको रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद वो बीजेपी के साथ वो करते हैं, पैक्ट करते हैं, यानी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं तो उनकी राजनीति एक पॉजिटिव तरफ जा रही है। ये क्या करते हैं, एक जीती हुई सत्ता, जब वो जानते हैं उनके साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया, वो जाते हैं झूठ में एक इशू तैयार करते हैं और उसके बाद उस पार्टी से जिसके पास ज्यादा सीटें थी, ज्यादा जीती हुई सीटें थी, उससे झगड़ा करते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं ये समझ के कि मैं बाहर निकल आया तो मुंबई मेरे साथ साथ चलेगी, और वो मुंबई में साथ साथ चलने लगता है। मुंबई में उनके साथ कोई चला नहीं उनके बेटे के अलावा, है ना, और उनका भाई पहले ही अलग हो चुका था, वो तो 2005 में ही चले गए थे। तो ये अगर आप देखेंगे इस पूरे उसमें, तो बाल ठाकरे की पॉलिटिक्स को पूरी तरह उल्टा उद्धव ठाकरे ने अपने आप को क्लोज फ्रेम में बंद किया। सबसे पहले उन्होंने उस पार्टी को जिसके साथ उनका सबसे मजबूत गठबंधन था, अगर आप देखेंगे जो बीजेपी के साथ दो पार्टियां बहुत बहुत लंबे समय तक साथ रही, शिरोमणि अकाली दल और दूसरी रही शिवसेना। आप ये देखेंगे दोनों के साथ बहुत टाइम टेस्टेड इनकी पार्टनरशिप रही, लेकिन दोनों में जैसे ही अलग हुआ, आपने देखा कि बीजेपी जैसे ही अलग हुई, आज शिरोमणि अकाली दल को पूछने वाला कोई नहीं है। कहां सुखबीर बादल है? आप आज देखिए उद्धव ठाकरे अपनी जिद, अपनी हिंसा और अपने चाणक्य, जिसको मुझे लगता है कमरे में जिसने शीशे लगवा रखे होंगे और आवाज जैसे ही दरवाजा खुलता होगा आवाज आती होगी चाणक्य चाणक्य चाणक्य, वो है संजय राउत, जिसकी जबान को अगर कोई लगाम देने के लिए उसके घर में भी मुझे लगता है वो रोज नई दवाइयां पूछते होंगे कि कौन सी दवाई इनको बताई जाए ताकि ये सही से बाहर आके बोले। कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। याद कीजिए शिंदे को हम महाराष्ट्र में पैर नहीं रखने देंगे, वो आ गया भाई, वो मुख्यमंत्री बन गया, तो पता नहीं पैर कहाँ जहाँ रखने थे। तो उस मुझे तरह लगता से है कि मतलब इनको डुबाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ रहा है तो वो है इन्हीं का ही, रावत का ही रहा है। कुछ भी बोल सकता है वो आदमी, किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। राजनीति में एक डिसेंसी भी रखी जाती है और हमेशा ये कहा जाता है कि दुश्मनी जम के करो मगर ये ख्याल रहे जब मिलो तो शर्मिंदा ना हो, दोबारा मिले तो शर्मिंदा ना हो, ये कहा जाता है भाई। लेकिन आप हमेशा ऐसा कर रहे हो, आप नवाब मलिक के साथ कर रहे हो, आप उसके साथ कर रहे हो, और अब आपस में इतना ज्यादा हो गया कि आप अलग अलग लड़ने लगे। तो आप किस तरफ जा रहे हो? आज वीडियो चल रहे हैं कि साहब ये मुस्लिम वीडियो में जिसमें वो कहा, तो वो ये कह रहे थे कि जिसने शिव सैनिक, जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ी, हाँ मेरा ढांचे को गिराने वाले में मेरा शिव सैनिक था, मैं गर्व से कहता हूँ। बाला साहेब ने ये बैठ के वहां कहा अपने उसमें मुख्यालय में।
ये कह रहे हैं साहब वो कौन था जब हमने मुसलमानों का किसी ने साथ नहीं दिया, हमने दिया, हमने दिया, वो गजब हो गया। तो आपका जो देखिए एक इसको विशुद्ध तौर पे अगर पॉलिटिकली और सोशियोलॉजिकली तरह देखें तो जो शिवसेना का मास बेस क्या था, हिंदू वोट बेस था। हिंदू वोट बैंक में मराठी वोट बैंक के 3-4 हिस्सेदार हमेशा से रहे कि ये अकेला मराठी वोट बैंक के वो नहीं रहे। शरद पवार की बेल्ट में कभी नहीं घुस पाए, आप देखिए। और शरद पवार इधर नहीं आ पाए क्योंकि मराठाई वोटों की लड़ाई और कोई सा वोट तो उनके पास इनसे ज्यादा बेस था। लेकिन इनके पास मराठा के साथ और क्या था, हिंदू वोटर था, जिसमें कौन था, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सभी शामिल थे जो मुंबई में थे, जो 90s के बाद के बदलाव में अपने आप को एक जाति या रीजनल से अलग कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके गाली देनी शुरू की। तो सबसे पहले तो भी पिटाई के बावजूद भी आप देखेंगे इनके पास हिंदू वोट बैंक बना रहा। नॉर्थ इंडियन और पिटाई हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलिए यार हिंदू तो है, इसलिए तुष्टिकरण का मामला नहीं है, नहीं उसको वोट देते रहे। लेकिन जैसे ही ये मुस्लिम वोट पर गए तो अब इनके पास क्या रह गया, इनके पास वो छोटा सा चंक रह गया जो जो इनके साथ सिर्फ अपने फायदे, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेटर या शिवसेना की एक अलग इकोनॉमी चलती थी। और मुझे याद है कि एक बहुत ही राइटर्स हैं, वीएस नायपाल साहब, है ना, मिलियंस ऑफ म्यूनिटीज क्या बोलते हैं, म्यूटनीज, हाँ, मिलियंस ऑफ म्यूटनीज का उन्होंने जो बुक्स लिखी थी, उसमें वो जिक्र करते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया था इकोनॉमी का। तो वो लोग आज भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में आपने देखा होगा, आज भी कांग्रेस के बड़े नेता वो उन्हीं पार्टी में पड़े हुए जो पुराने, वो उनके पास वोट नहीं है, लेकिन वो चूंकि इकोनॉमी उनकी इतनी सुदृढ़ हो चुकी, उनको कहीं और जाना ही नहीं है। अगर कहीं नहीं गए तो जीत के अपना चले जाए। तो सेम वही लोग इनके साथ अब दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कल जब मतपेटियां खुलेंगी ये इस पोजीशंस में होंगे कि ये मुंबई के, मतलब अगर कहीं कोई कुछ अधूरा भी रह गया, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए, वैसे तो दिख रहा है कि कोई बहुत चैलेंज नहीं दिख रहा बीजेपी को, और तमाम लोगों का ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि वो गठबंधन को आने में कोई दिक्कत है। लेकिन अगर मान लीजिए कम कम रह गई तो आप ये सोचिए इनके पास इतनी भी सीट नहीं होगी कि ये उसमें आगे बढ़ सके। ये मदद करने की स्थिति में भी नहीं होंगे, बिगाड़ना तो बहुत दूर की बात है। जी सर, ये वाले इलेक्शंस के सर मायने क्या है, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये इलेक्शन? देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि ये पूरी मुंबई का एक आइडिया कंट्रोल करता है। मुंबई जो है इस देश की आज की डेट में भी फाइनेंशियल कैपिटल है ना? तो वो एक बहुत बड़े, और चूंकि पूरी दुनिया में मुंबई दिल्ली से ज्यादा, दिल्ली ताकत का प्रतीक है, लेकिन पर मुंबई पैसे का प्रतीक मुंबई, आर्थिक आर्थिक ताकत प्रतीक। का प्रतीक मुंबई है। दूसरा क्या है कि मुंबई में आपको जो पार्टी राज करती है उसको हमेशा कहा जाता है कि उसको एक तिजोरी है उसके पास, यानी बाकी जगह भी पार्टी को फंड करती है। दूसरा, ये अगर मुंबई है तो मुंबई का 9 राज्यों से ज्यादा बड़ा बजट है। बीएमसी का बजट इस देश के 9 राज्यों से बड़ा बजट अकेला बीएमसी का है। आप उसको कंट्रोल करते हो। दूसरा, आप नैरेटिव कंट्रोल करते हो जब मुंबई को ये करते हो। तो इसीलिए बीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैसेज देती है। और देखिए, आप हिंदुस्तान में तो कहते हैं ना भाई मुंबई का किंग कौन, तो वो मान लेते हैं कि हाँ ये वो फिल्में भी वही हैं, फिल्म उद्योग भी वही है, नैरेटिव वही है सब पर। और फिर जो पार्टी जीतती है उसके बाद, आज तक आप ये सोचिए कि शिवसेना अगर इसके अलावा कहीं और तो सत्ता में नहीं आई, इसके बावजूद भी इतने टाइम तक उनके सारे जो फाइनेंसेस हैं वो सारे कैसे कंट्रोल हुए, क्योंकि उनके लोगों के पास वहां देने के लिए बीएमसी में बहुत कुछ होता है। ये नैरेटिव है और इकोनॉमी है, और फिर पूरी दुनिया में ये नाम होता है, इस शहर का नाम तो है साहब। सर, आपके हिसाब से कल क्या रिजल्ट आने वाला है? देखिए, अब ये वही वाला गणित तुम रोज पूछ रहे हो, मुझे मालूम था ये पूछोगे, इसीलिए मैं कह रहा था हर तो ये बार तो मतलब पूछना सबसे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, मैं सोच रहा था अभी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, हर बार टेस्ट होता है, पता चले यार फिर फेल होते हैं। तो लेकिन देखिए, अभी चूंकि हम लोग ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन जो डाटा है वो ये बता रहा है कि बीजेपी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनका गठबंधन सोल जेल की स्टेट में है, हालांकि अजीत पवार अलग दिखा है, लेकिन वो भी एक स्ट्रेटजी के साथ है। तो मुझे लगता है कि कल जो है, मैंने ये कह दिया कि ये तो तय हो गया कि मुंबई का किंग कम से कम ठाकरे नहीं बन रहा है, ये तो ऐसा मुझे दिख रहा है। और बीजेपी और शिवसेना का
कोई डाउट नहीं है मुझे कि उनको ये कोई सफलता नहीं मिल रही है। 29 में से ज्यादातर में वो लेंगे और बीजेपी एक मेजर प्लेयर रहेगी, बड़े ताकत में बीजेपी रहेगी। मुंबई में तो दोनों मिलके बनाएंगे बीएमसी में, लेकिन बाकी सब जगह में बीजेपी नो डाउट बहुत बड़ी होगी। अगर कहीं कुछ हो सकता था तो वो पवार बेल्ट में होता, लेकिन मुझे लगता है वहां भी एनसीपी ने जो है वो दिखता है कि मुझे लगता है कि वो अब आपने कहा वहां, अजीत पवार अलग स्ट्रैटेजी के साथ अलग चुनाव लड़े हैं, वो स्ट्रैटेजी क्या है सर? हमको लगता है कि वो विपक्ष के वोट भी खा जाओ। हाँ, मैं इसी पे आने वाली थी। थोड़ा उनको जब लीव द डोर ओपन, हाँ, लीव द डोर ओपन कि उधर चलो भी। ठीक है। जैसे मुंबई कब केरल में क्या होता है कि कांग्रेस और वो एलडीएफ यूडीएफ कहते हैं कि आप आपस में निपट लो, बीजेपी को वोट ही मत जाने दो। तो इसी तरह से उनका खेल होगा। जी बिल्कुल, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। कल देखते हैं रिजल्ट, आ जाएगा 1 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड विद द ऑल्टरनेट मीडिया, डिस्कस करेंगे। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, धीरेन्द्र सर का अपना चैनल है धीरेन्द्र पुंदीर न्यूज़ पॉइंट, अभी रिसेंटली सर ने स्टार्ट किया, प्लीज़ उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।